गहरे जंगल के बीच चारों तरफ सिर्फ पेड़ों का साया और सन्नाटा, हल्की हवा चल रही है। पत्तों की सरसराहट जैसे कानों में कुछ फुसफुसा रही हो। आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा है। उसकी सफेद रोशनी में जंगल और भी रहस्यमयी हो गया है। रवि की चाय की दुकान पर आज भी 4 लोग अड्डा जमाए हुए हैं। गोपाल चाचा, शुभ और जयंत अदरक और खजूर गुड़ की चाय पी रहे हैं। इस बार गांव में बहुत गर्मी पड़ेगी। वो तो हर साल ही पड़ती है चाचा, इस बार भी वही होगा। और क्या? पुराने दिनों में इसी गर्मी में हम दोस्त लोग अड्डा जमाते थे और पिकनिक मनाते थे। गोपाल चाचा, इस बार हमारा ग्रीष्म आगमन पिकनिक नहीं होगा क्या? हाँ, सही कहा तूने। हमने तो इस बार पिकनिक ही नहीं किया। बात एकदम सही याद दिलाई शुभ। इस बार सर्दी बहुत दिनों तक रही, पर पिकनिक अभी तक नहीं हुआ। लेकिन सर्दियों वाला पिकनिक ना करे तो कैसे चलेगा? मगर चाचा, इस बार कहाँ जाना है? वो पहले तय करना होगा, तभी ना कहीं जा सकते हैं। इस बार बगल वाले गांव के आखिरी में जो खाली जगह है वहां करना अच्छा रहेगा। वाह, तब तो बहुत बढ़िया होगा चाचा। वहीं इस बार पिकनिक होने देते हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा होगा। लेकिन चाचा, क्या वहाँ पिकनिक करना सही होगा? कुछ साल पहले तक तो हम वही पिकनिक मनाते थे। पिछले कुछ सालों से हमने वहाँ पिकनिक नहीं की है। बहुत अच्छे चाचा, बहुत मजा आएगा। गांव घूमना भी हो जाएगा और तालाब की ताजा मछली फ्राई और देसी मुर्गे के शोरबे के साथ जमकर दावत होगी। लेकिन चाचा, पिछले कुछ सालों से आप लोगों ने वहां पिकनिक क्यों नहीं किया? सब होगा रे, सब होगा। माधव और राजू को भी बता देना, वो भी तो हर बार रहते हैं। पिकनिक ना होने के पीछे एक बहुत बड़ी कारण था। उस पर अभी नहीं, बाद में कभी चर्चा करेंगे। हाँ चाचा, वो लोग जरूर रहेंगे। तो फिर हम कब निकल रहे हैं? आने वाले रविवार को पिकनिक होगा। राजी हो तो तुम लोग? एकदम राजी चाचा। तो फिर हम लोग क्या क्या जिम्मेदारी ले रहे हैं? मैं बर्तन और चूल्हे का जुगाड़ कर लूंगा। साथ ही भास्कर ठाकुर को भी साथ ले आऊंगा। तो फिर मैं बगल की नहर और गड्ढों से कुछ मछली और करीम चाचा के दुकान से मांस ले आऊंगा। ठीक है, यही सही रहेगा। मैं तक मसाले और बाकी सामान ले आऊंगा, चावल या दूसरी खाद्य सामग्री। चाचा, तो क्या मैं उन दोनों को सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए बोल दूं? हाँ, वही ठीक रहेगा। बाकी अगर कुछ लगे तो मुझे बताना तुम लोग। अच्छा, चलो, काफी रात हो गई है, अब घर चलते हैं। हाँ चाचा, हम भी निकलते हैं।
दिन गिनते गिनते आखिरकार वह रविवार आ ही गया, जिस दिन उन लोगों ने पिकनिक मनाने का फैसला किया था। दोपहर होते ही गोपाल काका अपने स्वभाव के अनुसार सबसे पहले पहुंचकर पिकनिक की तैयारियों में जुट गए। दिन काफी सुहावना है, हल्की खिली हुई धूप और साथ में सनसनाती हुई ताज़ी हवा। गांव के दो बुजुर्ग दूर एक पेड़ की छांव में बैठे हुक्का पी रहे हैं और आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। गांव का एक रसोइया खाना बनाने में व्यस्त है। सारा माहौल बहुत ही सुंदर और मनमोहक लग रहा था। इसी बीच जयंत और सुभा वहां पहुंचते हैं। वे एक फुटभुट्टी में खाना पकाने के बर्तन और राशन का सारा सामान लेकर आए हैं। क्यों काका, सब तैयारी कैसी चल रही है? किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? माधव और राजू कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या बताऊं बेटा, दोनों सुबह सुबह जलाने की लकड़ियां काट कर ले आए थे। उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं है। भगवान जाने गायब कहाँ हो गए। यहाँ कितना काम पड़ा है। क्या ही कहें काका। खैर, अगर कोई काम है तो हमें बताइए। आजकल हर कोई काम चोरी कर रहा है, क्या किया जा सकता है? वैसे काका, आज मछली खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। अभी तो हिलसा का भी समय नहीं आया है, फिर भी बाजार जाके देखता हूँ, मिल जाए तो लेके आता हूँ। हाँ, ले आओ तो बहुत बढ़िया होगा, मजा आ जाएगा। ठीक है काका, हम लेकर आते हैं। तब तक आप खाना चलाइए। शुभ और जयंत पास के बाजार से मछली खरीदने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर गोपाल चाचा बाकी लोगों को उत्साहित करते हैं। अरे राजू, तू कहाँ था रे? इतना काम पड़ा है और तुम लोग सुबह के बाद दिख ही नहीं रहे थे। चल जल्दी चल। वह भी शायद कहीं व्यस्त होगा। मैं देख रहा हूं उसे, तुम लोग चलो। देख भाई, समय बर्बाद मत कर, जल्दी आ जाना। क्या रे, मछली मिल गई? हाँ काका, ये लीजिए। इसे पकने के लिए दे दिया है। और काका, रास्ते में राजू मिला था। तो उसे साथ नहीं ले आए? बुलाए नहीं उसे? बुलाया तो था, आने भी कहा उसको, लेकिन काका उसका हाव भाव कुछ अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रहा हो हमसे। छोड़ो, जो भी हो, चलो अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं। शाम को बाकी का कार्यक्रम शुरू करेंगे। कुछ देर आराम करने के बाद शाम होते ही सुबह जयंत और गोपाल काका
पिकनिक वाली जगह पर लौट आते हैं। गांव के कुछ लोग भी पिकनिक में शामिल हो जाते हैं और वहां का नज़ारा बहुत ही मनोरंजक और आनंदमय हो जाता है। तभी उन तीनों की नज़र दूर खड़े राजू पर पड़ती है और वह उनकी ओर बढ़ने लगता है। क्या रे, सुबह से कहाँ था तू? राजू कुछ देर पत्थर की तरह चुपचाप खड़ा रहा, फिर उसने बहुत ही रूखे और कर्कश स्वर में उत्तर दिया। शुभ और जयंत को तो दोपहर में ही बता दिया था कि मैं व्यस्त हूँ। क्या एक ही बात बार बार बोलना पड़ेगा? क्यों रे, काका से इस तरीके से बात क्यों कर रहा है? तू क्या नशा वसा करके आया है क्या? राजू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने वहां मौजूद सबकी ओर एक बार गंभीर नजरों से देखा और चलते हुए सीधे रसोइये के पास जाकर खड़ा हो गया। राजू का यह अजीब व्यवहार देखकर सब सन्न रह गए। अचानक इसे क्या हो गया? एक बुजुर्ग इंसान से कैसे बात की जाती है? क्या इसमें इतनी तमीज भी नहीं बची? क्या पता आज उसे क्या हुआ है। सुबह तक तो सब ठीक ही था। रात गहराने लगी थी और पिकनिक का माहौल धीरे धीरे और भी खुशनुमा होता जा रहा था। प्रकृति की उस शीतलता और शांति के बीच रसोइये ने इशारे से समझाया कि खाना लगभग तैयार है। उसने सबको भोजन के लिए आमंत्रित किया। पिकनिक के आनंद और उत्साह को बरकरार रखते हुए सबने मिलकर खाने की तैयारी शुरू की। हंसी मजाक और गपशप के बीच सभी का रात का यह वनभोजन बहुत ही शानदार तरीके से संपन्न हुआ। और काका, मछली कैसी लगी? बाजार में इसका भाव 1000 रुपया किलो है। बड़ी मुश्किल से मिली थी। भाई महंगा तो होगा ही ना, आखिर इल्सा मछली है। लेकिन मानना पड़ेगा, स्वाद लेकिन लाजवाब था। पर एक बात बताओ, ये माधव अभी तक आया क्यों नहीं? कहाँ रह गया? आज का दिन तो सच में यादगार बन गया। अगले साल की कौन सोचे। मेरा तो मन कर रहा है कि हर महीने ऐसी ही पिकनिक होनी चाहिए। पता नहीं सुबह से माधव कहाँ गायब है। क्या किया जाए, आजकल सब अपनी धुन में ही रहते हैं। किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं होता। खैर श्यामलाल, तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है? बस काका, जैसे तैसे चल रहा है। जहां सब लोग गप्पों में मशगूल थे, वहीं राजू का मन कहीं और ही था। वह बार बार बेचैनी से अपनी घड़ी देख रहा था और आसपास नजरें दौड़ा रहा था, जैसे कहीं जाने के लिए छटपटा रहा हो। तभी अचानक राजू उठ खड़ा हुआ। मैं अभी आता हूँ, मुझे कहीं जाना है। अरे इस वक्त कहाँ जा रहा है? रुक, हम भी तेरे साथ चलते हैं। मैं कहाँ जाऊंगा और क्यों जाऊंगा, यह मैं आपको क्यों बताऊं? मुझे टोकिए मत। राजू की यह बात सुनकर सब सुन रह गए। बिना एक पल की देरी किए राजू तेजी से घने जंगल की ओर चल पड़ा। दाल में कुछ काला लग रहा है। इसका बर्ताव अचानक इतना बदतमीज कैसे हो गया? यह बात मुझे हजम नहीं हो रही है। जरूर कुछ गड़बड़ है। काका, अब रुकना ठीक नहीं होगा। सब लोग जल्दी जल्दी मसाला तैयार करो। हमें राजू का पीछे करना ही होगा। ये दोनों सुबह साथ थे, अब राजू अकेले कहाँ जा रहा है?
ये राज हमें जानना बहुत जरूरी है। गोपाल काका, जयंत और गांव के कुछ लोग मिलकर उस घने बगीचे की ओर बढ़ते हैं जहां आखिरी बार राजू को देखा गया था। कहाँ गया वो? चारों तरफ इतना अंधेरा है कि एक इंसान तक नजर नहीं आ रहा। राजू का तो नामो निशान नहीं है। आखिर ये लड़का गायब कहाँ हो गया? आवाज देकर देखते हैं, शायद कुछ जवाब मिल जाए। राजू, राजू, ओ राजू। राजू, कहाँ है रे तू? आवाज दे। सबने राजू को बहुत पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ऐसा लग रहा था मानो राजू हवा में कहीं गायब हो गया हो। सबकी आंखों में चिंता और चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। अजीब बात है, हम गांव के आखिरी छोर तक आ गए, लेकिन उसका कुछ आता पता नहीं चला। अभी गोपाल काका की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दूर से एक भयानक चीख सुनाई दी। अचानक यह आवाज सुनकर गोपाल काका और बाकी लोग उस दिशा में भागे। ले आ उसे, खींच कर ले आ। वहां पहुंचते ही जो नजारा उन्होंने देखा, उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्यों रे राजू, एक ही बकरा मिला, और कोई नहीं मिला क्या? आप चिंता मत कीजिए, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। कुछ ही देर में उन सब की भी बलि चढ़ेगी। मैंने उनके खाने में बेहोशी की दवा मिला दी है। बस थोड़ी देर में उनका भी काम तमाम हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो फिर शुरू किया जाए। गोपाल काका और बाकी लोग छिपकर यह सब देख रहे थे। उन्हें अब समझ आया कि राजू ही वह गद्दार है जो पूरे गांव वालों को बलि चढ़ाने की साजिश रच रहा है। अरे ये क्या हो रहा है? कोई रोको उसे। चल शुरू कर, इसकी बलि दे। राजू ने अपनी चमकती हुई तलवार निकाली और बलि देने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक एक अदृश्य शक्ति वहां प्रकट हुई। पलक झपकते ही उस शक्ति ने राजू और तांत्रिक दोनों को जोर का धक्का देकर पास की नहर में फेंक दिया। वह अदृश्य ताकत उन्हें जबरदस्ती पानी में डुबोने लगी। देखते ही देखते दोनों पानी की गहराइयों में समा गए। कुछ देर बाद उस अदृश्य शक्ति ने एक इंसानी रूप धारण किया। उसे पहचानते ही गोपाल काका के होश उड़ गए। अरे अमर, तू यहाँ? हाँ काका, मैं। कुछ साल पहले मेरी मौत हुई थी और उसके पीछे इसी राजू का हाथ था। इन लोगों ने मुझे बेहोश करके मार डाला था। उस दिन से मैं अपनी मौत का बदला लेने का इंतजार कर रहा था और आज मेरा इंतकाम पूरा हुआ। माधव ठीक है, वो बस बेहोश है। उसे लेकर आप लोग यहां से चले जाइए। अमर की बातें सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। देखते ही देखते अमर की रूह हवा में विलीन हो गई।